दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि हम जो अपने जीवन में कर्म करते हैं और जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से छल कपट करके बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करके खुशियां मनाते हैं, ऐसे कर्म करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कर भला तो हो भला, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इस कहावत को कभी सच होते सुना है? अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा या बुरा, हमारे साथ ही वैसा ही होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई कहानी में। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी एक आश्रम में रहते थे। एक बार महात्मा के शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो हो भला, इसका क्या अर्थ है? तब महात्मा कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी तुम कर्म करो उससे दूसरों का हित होना चाहिए। और इसके बाद महात्मा जी ने बताया, चलो इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी गांव में एक नवविवाहित पति और पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। वे दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। वह किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही मेहनत करके करता था। उसका काम मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना था। राजेश को दिन भर काम करने के बाद मिट्टी के खिलौने बेचकर 100-150 रुपए मिल जाते थे। उसमें से वो रोज घर के लिए कुछ खाना लेता था और बचे हुए रुपए अपनी पत्नी को दे देता था। हर बार की तरह राजेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी लता को दिखाने लगा और कहने लगा, देखो हमारे खिलौने कितने सुंदर हैं, आज के मेले में तो हमारे सारे खिलौने बिक जाएंगे। तब लता कहती है, हाँ, हमारे खिलौने बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन हमारे खिलौने बहुत कम हैं, ये तो मेले में जाते जाते ही बिक जाएंगे। इसके बाद आप पूरे दिन क्या करोगे? तब राजेश ने कहा, तुम सही कह रही हो, इतने खिलौने से भला हमारा क्या होगा, हमें और भी ज्यादा मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी खत्म हो गई है। अब हमें मिट्टी साहूकार के खेत से लानी होगी। मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इन खिलौनों का ध्यान रखो। तब लता कहती है, अरे मिट्टी साहूकार के पास से क्यों, यहीं पास से ले आओ ना। फिर राजेश कहता है, साहूकार के खेत की मिट्टी से खिलौने चिकने और बहुत ही अच्छे बनते हैं, उनके खेत की मिट्टी काली है। तब लता ने कहा, ठीक है, आप चले जाओ और जाकर जल्दी आना, उसके साथ काम करने मत बैठ जाना और मिट्टी के लिए साहूकार से पहले ही पूछ लेना, वरना बाद में वो पैसे मांगने लगेगा। इतना सुनकर राजेश वहाँ से निकलने लगा। राजेश काफी सीधा और भोला था, जिसका फायदा सभी गांव वाले उठा लेते थे और उससे अपने घर का काम करवा लेते थे। राजेश साहूकार के घर पहुंच गया। तब उसने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, लेकिन घर पर मुनीम जी हैं। चलो उनसे ही पूछ लेता हूँ। मुनीम जी राजेश से पूछता है, अरे भाई राजेश, भला यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं थोड़ी मिट्टी ले लूं, क्योंकि आपकी खेत की मिट्टी से मेरे खिलौने काफी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन में सोचता है, अरे साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत में कुआं खोदने के लिए बोला है, तो क्यों न मैं ये काम उस बेवकूफ से करवा लूं। ये वैसे भी पूरे गांव का बोझा उठाते हुए फिरता है, अगर मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर मुनीम ने कहा, अरे राजेश बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो मिट्टी खेत से जाकर कभी भी ले सकते हो, इस खेत को अपना ही खेत समझो, और वैसे भी साहूकार तुम्हें अच्छा समझते हैं। और हाँ, अगर तुम पूछने आए हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए तो तुम एक काम करो, साहूकार के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम उस कुएं से 20-25 टोकरे मिट्टी निकाल लो, तो तुम्हें वहाँ पर सूखी गिल्ली मिट्टी मिल जाएगी। तब राजेश ने कहा, अरे मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है, आज मैं थोड़ी सी मिट्टी ही निकाल पाऊंगा और कल आकर पूरे 1 सप्ताह की मिट्टी ले जाऊंगा। फिर मुनीम जी ने कहा,
अरे भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर राजेश के वहाँ से जाते ही मुनीम सोचने लगता है, अगर मैंने इससे मामूली मिट्टी देकर पूरा कुआं खुदवा लिया तो इससे साहूकार तो खुश होंगे ही, बल्कि वो मेरी प्रशंसा भी करेंगे। राजेश साहूकार के खेत से एक दिन के लिए मिट्टी लेकर चला गया और फिर राजेश और उसकी घरवाली ने मिलकर अच्छे तरह से खिलौने बनाए। और खिलौने सूखने के बाद राजेश ने मेले में खिलौने को बेचकर अपने घर चला आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई और वो बहुत खुश हो गया। और लता को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी मिट्टी का कुछ भी मूल्य नहीं लिया और मुझे ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है, और वो भी बिना पैसों के। मैं कल ही जाकर वहाँ से बहुत सारी मिट्टी ले आऊंगा। और राजेश हर रोज वहाँ से मिट्टी लाता, खिलौने बनाता, मेले में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता। और फिर हर रोज की तरह राजेश कुएं से मिट्टी लेने के लिए निकलता है और जाकर कुएं में खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर लगभग 10-15 हाथ नीचे खोदता है और जैसे ही वो अगला गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज की टकराने की आवाज आती है। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराने तांबे का घड़ा दिखाई दिया। राजेश ने जब उस तांबे के घड़े को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी सोने की मुद्राएं और सिक्के थे। उन्हें देखकर राजेश एकदम से कांपने लगा। उसे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उसने सोचा मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, मैं बाद में सोचूंगा कि इसका क्या करना है। राजेश पहले ही इतने सारे सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था। राजेश जैसे तैसे उस घड़े को अपने घर लेकर आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप सूर्य उदय से पहले घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो गया है, आप मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने गए थे? क्या मिट्टी लाने में इतना समय लगता है? आप इतने समय से क्या एक हांडी मिट्टी लाए हो? फिर राजेश ने उसे धीरे बोलने को कहा और वो चुपके से घर के अंदर गया और उसने सोने की मुद्राएं अपनी पत्नी को दिखाई। फिर लता ने उससे पूछा, क्या आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? तब राजेश ने हंसते और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कम से कम मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं सुबह के समय साहूकार के खेत में गया तो मुझे उसने कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैंने उस कुएं को खोदा तो मुझे यह घड़ा मिला जिसमें यह सोने के सिक्के थे। फिर लता कहती है, अच्छा हुआ जो तुम इस घड़े को यहाँ ले आए। ये बताओ, इस घड़े के बारे में तुमने किसी से कहा तो नहीं? इस घड़े से तो हम अमीर बन जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी और आपको फिर खिलौने बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब राजेश ने गुस्से से कहा, अरे तुम ये क्या कह रही हो? ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, इसलिए इन पर हमारा कोई हक नहीं है। फिर लता कहती है, अरे भला हम सोने के सिक्कों को क्यों नहीं ले सकते? आखिर ये तुम्हारी मेहनत से मिले हैं। फिर राजेश कहता है, देखो माना के सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है, अगर इस बात का पता साहूकार को लग गया तो हमें जेल जाना पड़ सकता है। और वैसे भी इन मोहरों का हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही साहूकार के घर जाकर उनको सारी बातें बता दूंगा और ये सारे सोने के सिक्के उसे दे दूंगा। लता ने कहा, ठीक है, आप जाके स्नान कर लो, मैं इन सिक्कों को छुपा कर रख देती हूँ। लता मन ही मन में सोचती है, ये आदमी तो बहुत ईमानदार है, अगर इसके सामने मैं एक भी सिक्का लेती हूँ तो ये चिल्लाने लगेगा, तो क्यों ना मैं इसकी चोरी से कुछ सिक्के निकाल कर रख लूं। फिर लता उनमें से कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है और राजेश वो घड़ा लेकर कुछ देर बाद साहूकार के घर चला जाता है। तब साहूकार घर पर नहीं थे, लेकिन मुनीम उसी के घर पर था। तब मुनीम राजेश के हाथ में घड़ा देखकर उससे पूछता है, अरे बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें मिट्टी और चाहिए? जाओ और मिट्टी उसी कुएं से निकाल लो। फिर राजेश कहता है, अरे नहीं नहीं मुनीम जी, मैंने तो मिट्टी कल ही निकाल ली और कल मुझे मिट्टी खोदते समय यह घड़ा मिला है जिसमें मुझे ये सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान होकर उसे देखने लगा और सारा वाक्य सुनने लगा, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब राजेश कहता है, मुझे यह घड़ा साहूकार जी को देना है, मगर वह तो घर पर ही नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी मुझे आप ही मिल गए, आप ही ये घड़ा ले लो और आप ही साहूकार जी को दे देना।
मुनीम कहता है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, लाओ लाओ मुझे घड़ा दे दो, मैं ये घड़ा साहूकार जी को दे दूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस घड़े के बारे में कभी गांव में मत बताना और इस चीज का किसी से भी जिक्र मत करना। तुम तो बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो। अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मैं ये घड़ा सेठ जी को दे दूंगा। सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मुनीम को देकर राजेश वहाँ से चला जाता है। तभी मुनीम सोचता है, अरे मेरी अकल का घात करने गई है, जो मैं ये सब कुछ साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं ये सब साहूकार को दे दूं तो मेरे पास भला क्या बचेगा। इतने दिन से काम करके भी मैं मुनीम का मुनीम ही हूँ। अब मैं इस घड़े को अपने पास रख लूंगा और मैं साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा। घर, खेत, गाड़ी, बंगला, अब मैं सब कुछ खरीद लूंगा और गांव का सेठ बन जाऊंगा। अगर सेठ को कुछ पता चलता है तो मैं उस राजेश को फंसा दूंगा। वैसे भी राजेश की बात का तो कोई यकीन नहीं करता, मैं उसे फंसाकर मुक्त हो जाऊंगा। वाह जी वाह, मैंने क्या दिमाग पाया है। हर रोज की तरह राजेश अपने खिलौने बेचने जा रहा था और जाते समय अपनी पत्नी लता से कहता है, अरे भाग्यवान, लगता है मुझे आज रात को देर हो सकती है। जब तक सारे खिलौने नहीं बिक जाते मैं घर नहीं आऊंगा। लता भी कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जल्दी ही मिलेगा। तुम्हारे इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्दी ही बिक जाएंगे और मैं भी जल्दी से घर के सारे काम करके खाना बना लूंगी। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर उसके घर जाता है और राजेश पर इल्जाम लगाने लगता है, मैंने कल इसे आपके खेत से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे पीछे आ रहा था तो मुझे इसके आंगन से एक सोने का सिक्का मिला। इसका साफ साफ मतलब है कि इसे हमारे खेत में से जरूर कुछ मिला है और मैंने कल इन दोनों को चुपके चुपके बात करते हुए सुना था। अब हमें राजेश के घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने जैसे ही सिपाहियों को बुलाया तो लता डरने लगी और तलाशी देने से मना करने लगी। तब राजेश ने अपने ऊपर बीती सारी घटना साहूकार को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत में खुदाई कर रहा था तब मुझे खुदाई में कुएं से सोने के सिक्के मिले और मैंने वो सिक्के सारे मुनीम जी को लाकर दिए थे। उस साहूकार को मुनीम पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने मुनीम की बातों को ही सच माना था और राजेश से कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। राजेश कहता है, अरे क्यों नहीं, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हो, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला था मैंने वो सब मुनीम जी को लाकर दे दिया था और मुनीम जी से उस चीज को आपको देने को कहा था। मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, आप बेझिझक मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। लता के मना करने पर मुनीम कहता है, मुझे लगता है सोने के सिक्कों के साथ साथ इन्हें और कुछ भी मिला है, इसलिए तलाशी लेने से हमें ये रोक रही है। फिर सिपाहियों ने उनके घर की तलाशी ली। तलाशी के बाद उनके घर से कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। तब राजेश को कुछ भी समझ नहीं आता है और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों भाई, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब ये सिक्के तुम्हारे घर में कहाँ से आए? जब तुम दावा कर रहे हो कि तुमने सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए तो बताओ अब ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? मुनीम ने साहूकार जी से कहा, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। राजेश कहता है, राजेश साहूकार से कहता है, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही सारी मुद्राएं मुनीम जी को दे दी थी। फिर साहूकार भी राजेश से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम जी को दे दिया था तो तुम्हारे घर में ये सिक्के कहाँ से आए? सीधे सीधे बता दो, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में डाल देंगे। डर के मारे राजेश रोने लगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए थे ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो सके। बस बाकी के सारे सिक्के मैंने इस मुनीम को दे दिए थे। ये दोनों पति पत्नी एक साथ हैं, दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें जेल में न जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उन्हीं के पास मिले, अब दोनों ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं। और मुनीम ने सिपाहियों से कहा, इन दोनों को लेकर जाओ और इनकी अच्छे से मरम्मत करो। लेकिन साहूकार अभी भी चुप थे। और कुछ दिन बाद साहूकार मुनीम के घर जाते हैं। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम सोने के सिक्के गिन रहा था। तब साहूकार मुनीम जी को देखकर हैरान हो गया। तब तक साहूकार को सब समझ में आ गया था, राजेश तो सच बोल रहा था। साहूकार मुनीम से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी,
तुम्हारे वजह से एक ईमानदार आदमी को सजा हो गई। कुछ देर बाद सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों से कहा, इस मुनीम को राजेश की जगह जेल में भेज दो। और फिर साहूकार ने राजेश को वहाँ बुलाया और राजेश की ईमानदारी की तारीफ करी और कहा, सारा गांव तो तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। और कहा, इन सारे सोने के सिक्कों में से आधे सिक्के तुम रख लो। जब राजेश ने मना किया तो साहूकार ने कहा, अरे भाई रख लो, ये तो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है और यह तुम्हारी ईमानदारी के फलों से मिला है। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। तो दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, कर भला तो हो भला। फिर महात्मा ने अपने शिष्य से पूछा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण अवश्य देना चाहिए। अगर तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा भी हित अवश्य होगा। और हाँ, हर मनुष्य को राजेश की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह। फिर शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, अगर दूसरे का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो हमें क्या करना चाहिए? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए हमें कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।